नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 जून 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे इश्यूज हैं उनमें पहला इशू रहेगा इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड। दूसरा इशू रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की क्या परिस्थितियां हैं हमारे देश में। और तीसरा इशू है वो है वर्ल्ड योगा डे, जो कि आज 21 जून 2022 के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, 21 जून को आता है हर साल। और इसके अलावा दो इश्यूज हो रहे हैं कि पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों हो रहा है और अग्निपथ स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ कैविएट्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, वो देखेंगे। तो ऐसे हमारे पास में इश्यूज बहुत हैं, बट टू द पॉइंट बात करके कंप्लीट करेंगे इन सबको। पहला आर्टिकल है व्हाट वर्क्स बेस्ट। देखो, हम क्रूड ऑयल की बात करें तो जून मंथ में रशिया ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए सेकंड क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें, ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, इराक के बाद में दूसरे नंबर पे आ चुका है रशिया। पहले कौन था? सऊदी अरब। सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल पे है पिछले 7.5 सालों में। इसके अलावा देखो, यूरिया का भी कंसाइनमेंट हम यूएस से खरीद चुके हैं। ओके, रशिया से हम जो खरीद रहे हैं वो क्रूड ऑयल हमें मिल रहा है, कोयला हो या फिर क्रूड ऑयल, दोनों में 25 से 30% तो डिस्काउंट है। और हम पेमेंट भी कर रहे हैं वो रुपीस में कर रहे हैं। तो आप बताओ, जब इतनी ल्यूक्रेटिव कंडीशंस में हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, वो भी एनर्जी क्राइसिस की परिस्थितियों में, तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे? है कि नहीं? दूसरा, यूएसए से भी हमने यूरिया खरीदा। यूरिया भी हमारे यूएसए से आने वाला सस्ता पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ें जो है ना, वो क्या शो कर रही है कि नेशनल इंटरेस्ट में हमारा बेनिफिट निकल के आ रहा है। ठीक है ना? न तो यूएसए से हमारी दुश्मनी है, ना रशिया से। और एक चीज़ हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें हम कुछ गिने चुने 2, 4, 5 कंट्रीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमें हमारा इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। इससे क्या हो कि अगर कोई एक कंट्री किसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उलझा हुआ है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सप्लायर है, और अगर वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हमें ऑप्शंस पहले से तैयार रखने होंगे। ओवरऑल इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो सिंपल टर्म्स में हम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करेंगे। एक कंट्री से ना खरीद करके अलग अलग कंट्रीज से खरीदेंगे तो हमें कभी भी जियोपॉलिटिकल शॉक्स की वजह से हमारे इंपोर्ट्स में कमी का सामना नहीं देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने आप में बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सस्ती रेटों पर अगर हमें मिल रहा है माल, और वो भी उसी क्वालिटी का जिस क्वालिटी का हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सस्ती क्वालिटी वाला खरीदो, है कि नहीं? आज अगर देखा जाए 2021-22 में हमारा जो टोटल मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट रहा, दैट वाज अराउंड $190.71 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। डेफिसिट, इसका मतलब इंपोर्ट इतना ज़्यादा किया हमने कि एक्सपोर्ट को घटाने के बावजूद भी हमारे यहाँ से इतना जो मनी है वो निकला है बाहर 2021-22 में। तो बोलो, उसको रिड्यूस करने में हम कोल की बात कर लें, क्रूड ऑयल की बात कर लें, यूरिया की बात कर लें, इनको अगर हम या अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करें सस्ती रेट पर, तो इस डेफिसिट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है कि नहीं? आज हम रशिया से कोल, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, यूएसए से यूरिया खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही हमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यूएई, इन कंट्रीज़ के साथ में भी कोलैबोरेट और करने की ज़रूरत है। लोअर प्राइस पे और अच्छा क्वालिटी का माल हमें मिल जाए। ये चीज़ क्या होगी, लॉन्ग टर्म में हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। नहीं तो क्या होता है, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, पता पड़ा इंडिया में महंगाई बढ़ गई। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, पता पड़ा इंडिया में एनर्जी क्राइसिस आ गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं एक जो पॉइंट बन के आता है वो ये इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। देखो, रशिया के साथ में अभी वेस्ट के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि रशिया ने जब से इन्वेड किया है यूक्रेन को, तब से लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। रशियन माल, क्रूड ऑयल को वो लोग खरीदने से बंद कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि रशिया की निंदा होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि हो रही है, कंडेमनेशन होना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये जो कदम उठाया गया है रशिया के द्वारा यूनिलैटरली अटैक करना, जो कि ठीक बात नहीं है। पर जब हम बात करें कि एक तरफ तो आप इकोनॉमिकल इश्यूज़ की बात कर रहे हो या फाइनेंशियल सैंक्शंस की, और दूसरी तरफ रशिया को आप काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स भी कर रहे हो, तो दोनों में कोई कन्वर्जेंस नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि आज रशिया
सस्ती रेट्स पर अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेच रहा है तो खरीदने वाले दो कंट्रीज तो लाइन में सबसे आगे लगे हुए हैं, चाइना, इंडिया। आज नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स की बात करें, वर्ल्ड के दो टॉप नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स, जिनमें एक तो चाइना है, एक इंडिया है। और चाइना के लिए रशिया सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और इंडिया के लिए रशिया दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। तो आप बताओ कि अगर कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा भी रहा है रशिया पे, तो क्या रशिया बर्बाद होगा? क्या पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज पर आप इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई दबाव बनाना चाहो, पॉसिबल नहीं है। वेस्ट को ये चीज़ बहुत जल्दी समझनी होगी, क्योंकि आपने पिछले 3-4 महीनों से लगातार रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं। क्या रशिया रुक रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरे ऑप्शंस निकालने होंगे, नहीं तो एनर्जी की शॉर्टेज हमेशा बनी रहती है। और एनर्जी ही मेन, कहते हैं ना कि मेन ब्लड है जो कि सर्कुलेट होता है एक कंट्री की इकोनॉमी में। तो उसको आप रोकना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज वहां से अपना सोर्स ढूंढ लेंगे, जैसे कि अभी इंडिया और क्या नाम, चाइना ने अपनी तरफ से ढूंढ लिया है रशिया को, ठीक है ना। तो ऐसे में देखा जाए तो पॉइंट ये आ रहा है कि थोड़ा सा एक तो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि इंडिया ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है इम्पोर्ट का, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन जॉब द बिग पिक्चर। आर्टिकल को लिखा है मदन सबनिवास जी ने। इनका ये कहना है कि अगर आज हम एक बार नज़र डालें कि जॉब का क्या इशू है हमारे देश में, तो 3 रिपोर्ट्स को हमें एक बार मेंशन करना होगा और 3 रिपोर्ट्स को यहाँ पर एनालाइज किया जा रहा है। सबसे पहला तो कि स्टार्टअप्स के बारे में ये कहा जाता है कि यही हमारे ग्रोथ के मेन इंजन्स हैं। तो रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को पिंक स्लिप शो कर रहे हैं। पिंक स्लिप शो करने का मतलब होता है कि भाई आपका काम यहीं पे ख़त्म है, अब आपको फायर किया जा रहा है, या फिर आप रिलीव्ड हो, अब आप आराम से घर जाके बैठो या नई नौकरी ढूंढो। तो एक तो ये इशू है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10,000 के लगभग, ठीक है, हर साल 10,000 के लगभग स्टार्टअप्स हैं वो बंद हो रहे हैं। तो एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि रिसेंट जो एनएसओ का सर्वे रिलीज हुआ है जिसमें ये बताया है कि 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2% आ गई, जो कि 2019-20 के टाइम पे 4.8% थी। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि स्टार्टअप्स जो हैं वो लगातार अपने स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक तरफ तो आप नौकरी से निकाल रहे हो लोगों को, दूसरी तरफ ये सर्वे आ रहा है कि रोजगार बढ़े हैं। तो दूसरा सर्वे ये। तीसरा ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अपनी डिटर्मिनेशन शो की गई है कि आने वाले 1.5 साल में हम मतलब 1 मिलियन के लगभग 10 लाख जॉब्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों सिनेरियोज को हम एनालाइज करें तो समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर आ रहा है, जिस पर एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। देखो, एक सिंपल सा साइकिल है जिसको ट्रेडिशनल साइकिल बोला जाता है। क्या है? जब जॉब्स क्रिएट की जाती है तो लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, तो वो कंजम्पशन भी अपने आप में बढ़ा लेते हैं। जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नई इंडस्ट्रीज लगेगी, तो न्यू जॉब क्रिएट होगा। तो एक ये वर्चुअस साइकिल चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी बात आज के सिनेरियो में देखिए कि कितना कंजम्पशन हो रहा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक टीवी, फ्रिज, एसी, इनकी हम बात करें तो इनमें रजिस्ट्रेशन क्या है जी, इनका प्रोग्रेस का या तो नेगेटिव है या स्लाइटली पॉजिटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, स्लाइटली पॉजिटिव है पिछले 5 सालों में अभी तक अगर देखें तो एक तरफ तो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, इनकी डिमांड आपको ज़्यादा नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जॉब क्रिएट हो रही है, जॉब क्रिएट होती तो लोगों की इनकम बढ़ती तो लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ता। तो ये स्लाइटली पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में क्यों चल रहा है अभी भी कंज्यूमर, अगर हम बात करें कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड है वो। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में एनामोलीज बहुत ज़्यादा है। स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो कैसे भी करके स्टॉक मार्केट में लॉन्च हो जाए, उनको फंडिंग मिल जाए, पर बहुत सारी में से ज़्यादातर कंपनियों को तो बेनिफिट नहीं हो पा रहा है।
वो केवल और केवल फंडिंग पे डिपेंडेंट है। अब वो फंडिंग स्टार्टअप्स को कैसे मिलती है? देखो, आपने कोई नया आइडिया लिया, आइडिया लेकर के आपने काम स्टार्ट किया, काम स्टार्ट करने के बाद में आपने शुरुआत में अपने आप को थोड़ा सा, आपका आइडिया वर्कआउट कर गया, मतलब आपको कुछ आउटकम मिला। जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास जाकर के आपने प्लान दिखाया कि साहब देखो मैंने ये काम किया है, आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो। अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक लिमिट तक किया जा सकता है। अगर एक स्टार्टअप प्रॉफिट मेकिंग का काम कुछ समय के लिए करके रुक जाता है तो उसके बाद में वो फंडिंग आनी भी बंद हो जाती है। जो स्टार्टअप्स अपने हिसाब से अपने आप को गेन करवा करके स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट हो गए, जहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो तो चलो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। बाकी अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक रिकॉर्ड यहां पर निकल के आता है कि जितने स्टार्टअप्स एक साल में खुलते हैं उन स्टार्टअप्स में से 80 to 85% तो अपने आप को बाइंड करके निकल लेते हैं। ठीक है, शुरुआती सालों में ही। ठीक है, तो ये चीज क्या कर रही है शो कि स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो फिर क्या दिखाते हैं अपने एम्प्लॉयज को? पिंक स्लिप कि भाई हो गया आपका काम, आपको रिलीव किया जा रहा है। तो क्या ये एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल सिचुएशन है? तो पहला पॉइंट तो ये स्टार्टअप वाला यहां पर क्लियर होता है। एनएसओ ने डेटा शो किया है, उसमें ये बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले सालों में, पिछले 2019 से लेकर के 2020-21 तक आकर के 4.8% से रिड्यूस होकर के कितनी आगे 4.2%। दैट मीन्स जॉब्स क्रिएट हुई है। सवाल ये है कि कोविड के टाइम पे तो लोगों की बेरोजगारी बढ़ी थी इतनी ज़्यादा। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ी, लोगों को जॉब से निकलना पड़ा, दूसरी तरफ माइग्रेंट क्राइसिस आया था जिसमें वो अपनी जॉब को छोड़ करके अपने घरों की तरफ गए थे। तो जब ये इतना कुछ हुआ था उसके बावजूद आप उस कोविड के पीरियड के टाइम पे ये शो कर रहे हो कि जी 4.2% तक बेरोजगारी आ गई है, जो कि 4.8% थी पेंडेमिक से पहले। तो यहां पर एनामलीज आई कि नहीं? और इसी चीज की डेटा को यहां पर और अच्छे से समझाया जा रहा है कि अगर हम हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% थी 2017-18 में, जो कि घट करके 5.8% पे आ गई थी 2018-19 में, फिर घट करके 4.8% पे आ गई थी 2019-20 में, और वो और घट करके 4.2% पर आ गई। ओवर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एनएसओ के हिसाब से, ठीक है ना। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 6.1% से रिड्यूस हो गई, डेटा शो कर रहा है। अब एक बार हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8% थी 2017-18 में, 6.5% हुई 2018-19 में, और 3.7% रही 2019-20 में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हो रही है और जीडीपी ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है। तो क्या ये मैच करने वाली बात है? भाई जीडीपी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है तो जीडीपी को ग्रोथ करना चाहिए। जीडीपी डिक्लाइन क्यों कर रही है? इसका उल्टा, अगर जीडीपी डिक्लाइन कर रही है तो लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है जब काम ही नहीं हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? तो बोले ये कहीं ना कहीं एक रिवर्स रिलेशन होना चाहिए, जो कि यहां पर फेवरेबल दिखाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं समझने आने वाली बात नहीं है। जबकि ये तो एनएसओ का डेटा है, ये तो ऑफिशियल है। इसके अलावा सीएमआई का डेटा, उसके हिसाब से देखिए तो कोविड के टाइम पे 7 से 10% की बेरोजगारी चल रही थी। इसका मतलब यहां पर डेटा के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, गवर्नमेंट इंटेंशन दिखा रही है कि हम आने वाले सालों में लगभग 1 मिलियन और जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो बोला इसमें भी कहीं ना कहीं पेचीदगियां फंसी हुई है, क्योंकि अगर अब करंटली देखें तो लगभग मतलब यूं मानो कि 34 लाख के लगभग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। अब वो 34 लाख के अंडर में काम कर रहे हैं, ये बजट के डेटा पे बताया जा रहा है 2022-23 का जो रिसेंट बजट है। अब आप इसका मतलब 10 लाख लोग और ऐड करोगे तो लगभग 44 लाख 45 लाख एम्प्लॉयज हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल इंक्रीमेंट आपके एम्प्लॉयज में आप कितने करने की सोच रहे हो? 30%। अब आप बताओ 30% एकदम से आप आने वाले 1.5 साल में जॉब क्रिएट करोगे, जॉब्स दोगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी दिखती है? इसके पीछे भी कई कंसर्न्स हैं, कई क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला तो ये कि 1.5 साल में आप इतना कुछ जॉब्स क्रिएट करोगे तो गवर्नमेंट जॉब क्या ऐसे होती है क्या कि आप आओ, इंटरव्यू दो और जॉब लग जाओ? इतना शॉर्ट में तो काम होता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे?
तो पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि हमारे पास में जो एक रिक्वायरमेंट है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट में कितने जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, अगर उस स्ट्रेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसेंट टाइम पर गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया है। 2012-13 में लगभग 34 लाख के लगभग एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, किसमें? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग में, जो कि घट करके 2020-21 में कितना हो गया? केवल 31 लाख। मतलब आपने 3 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया, 3 लाख वैकेंसीज और क्रिएट हो गई। अब आप उनको बढ़ा करके और एडिशनल करना चाहते हो, क्योंकि अभी आप कितनी बता रहे हो? लगभग 34,60,000। अब बढ़ करके कितना करना चाह रहे हो? 10 लाख और, तो 44 लाख ऐड कर दोगे। तो फिर नया सवाल आ जाता है कि एक तो आपने ये ट्रेंड शो कर रखा है कि जी हम कम से कम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स आपने पहले क्रिएट नहीं की। अब गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर रहे हो तो सवाल ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड तो है क्या जो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट दे देगा? कारण क्या होता है हमारे यहाँ पे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिटायरमेंट के बाद में फिर पेंशन फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, कितनी चीज़ें फिर बाद में उस एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट देनी होती है। तो इसका मतलब बजटरी फैसिलिटेशन का भी देखना होगा आपको। ऐसे नहीं होता ना कि आप केवल गवर्नमेंट जॉब में बुला लो और प्राइवेट जॉब की तरह छोड़ दो उनको, नहीं, उनको फैसिलिटेशन भी देना होता है, राइट? तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं बर्डन करेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, और पेंशन का भी लोड आता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। डेटा को अगर एनालाइज करें तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है डेटा, तो क्लैरिटी तो नहीं है। पर सवाल यह है कि इसका आंसर क्या है? कुछ भी डिसरप्टिव, इनोवेटिव, न्यू करने की जरूरत नहीं है। राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं, ट्रेडिशनल रूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे जाना होगा, वो ही जॉब क्रिएट करेगा। और वो क्या बताया था मैंने कि लोगों के लिए पहले जॉब क्रिएट की जाए, लोगों के हाथों में पैसा आए, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा तो नए प्लांट्स लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी और न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये प्रोसेस बोला लगाने की जरूरत है। इधर उधर दिमाग मत लगाओ, घुमाओ मत लोगों को। ये चीज यहां पे बताई जा रही है राइटर के द्वारा विद डेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है योगा पोस्ट कोविड। कोविड के बाद में योगा कितनी हेल्प कर सकता है, वो वाली बात है। सर्बानंद सोनोवाल, ये आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में। इनका ये कहना है कि देखो परिस्थितियां बहुत ही एडवर्स अभी चल रही हैं, जिसमें फिजिकल और मेंटल डिजीज का सामना बहुत से लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 280 मिलियन लोग, कितने हो गए? 28 करोड़ लोग जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें। देखो योगा जो है वो इंटरनेशनली ऑब्जर्व होना शुरू हुआ था 2015 से, ठीक है, और इसमें इंडिया का इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे में जब योगा करते हैं ना हम, तो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है गाबा, मतलब गामा एमिनो ब्यूटीरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एंजाइटी का लेवल है उसको रिड्यूस करता है। तो योगा इस केमिकल को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। इस तरीके से एंजाइटी से ही डिप्रेशन में एक इंसान जाता है तो उससे रोका जा सकता है। फिर आ जाओ थोड़ा सा भगवत गीता पे। जब लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को अपनी तरफ से ज्ञान दे रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि तू योग पुरुष बन, ठीक है, स्टेट ऑफ योगा में चला जा। इसका मतलब क्या हो गया कि परिस्थिति कुछ भी हो, तू एक ही तरीके का माइंडसेट रख कि तुझे तेरा कर्म करते चले जाना। ये जो ज्ञान यहाँ पर है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, ये आप अपने ऊपर अपनी प्रिपरेशन पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धिज्म की बात करो, अशोका के धम्मा की बात करो, वो भी लगातार कहता है कि पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, टॉलरेंस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आप अपने आप में लगाओ जिससे कि एक वर्चुअस रूलर बन सको। ये बात अशोका ने अपने लिए कही और बुद्धा ने भी किंग्स को कही थी। एग्जैक्टली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और ये एथिक्स और ऐसे राइटिंग में बड़ी काम की चीज़ें हैं क्योंकि इन वैल्यूज़ का बहुत यूज़ होता है कि नहीं। इसके अलावा अगर देखो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो परफेक्ट चीज़ें हम डिस्कस कर ही रहे हैं। बॉडी माइंड इनका एक प्रॉपर बैलेंस बने और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए तो हम एडजस्ट भी अच्छे से कर सकते हैं। एडजस्टेबल जो इंडिविजुअल होते हैं वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है रिसेंटली हमने बहुत सी न्यूज़ डिस्कस की थी कि एक जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ओपन किया गया, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोलैबोरेशन है, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है।
इसके अलावा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ये भी स्टैब्लिश किया गया जिससे कि क्वालिटी यूनिफॉर्मिटी किसमें, नॉलेज में आए। और उसके एक देखा जाए ना कि योगा की क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं उनको रिकॉग्निशन मिले, जिससे कि एक इंडिविजुअल अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कंटिन्यू करना चाहे ना तो आसानी से कर सके। इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा स्टैब्लिश होया हुआ है, जो कि हेल्थ, हार्मनी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल थ्रू योगा थीम पर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, उसका गोल नंबर 3 है, वो है एंश्योरिंग हेल्दी लाइव्स फॉर ऑल। ये ऑल वाला जो पॉइंट है इसको हम अचीव कर सकते हैं योगा के प्रमोशन से। ऐसे में एक इंडिविजुअल पीसफुल तरीके से सोसाइटी के साथ हार्मोनियस मैनर में रहे तो वो अपने आप में अच्छी बात रहती है, पर वो अपने आप में है भी बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट टास्क है। तो एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कलेक्टिव गुड, सारी जनता या अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सबके भले के लिए काम करें। मतलब ये कि आप जो कुछ भी काम करो वो काम कैसे आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, लोगों को कितना बेनिफिट हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो, और योगा इसके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके आगे आपको गांधी जी का तिलिस्म वो याद होना चाहिए। अगर आपको लगे कि जी मैं कोई काम कर रहा हूं, इस काम से किसको कितना फायदा है, तो इसका पॉइंट, इसका आंसर, और आपको मुश्किल हो रही है कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो उसका आंसर गांधी जी का एक है कि आप ये सोचो कि आपकी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वीकर सेक्शन के लोग कौन हैं, उन लोगों के बारे में एक बार इमेजिन करो और ये देखो कि आपके कर्म की वजह से उन लोगों को नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा। अगर उनके लिए अच्छा हो रहा है तो आप काम करो, नहीं हो रहा है तो उसको मत करो। तो ये एक उन्होंने कहते ना कि एक ऑप्शन दिया था सोचने का कि कैसे आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जी बेनिफिट होगा लोगों को, उन लोगों को जो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, और या फिर नुकसान है उससे, तो आप मत करो फिर उस काम को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रेकलेस बोरोवर्स, मतलब लापरवाह उधार लेने वाले इंसान या इंसान क्या देश। अमित भंडारी जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान का भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया 2021-22 का, पता पड़ा है कि पाकिस्तान पर 87.7 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी देख रहा है। और इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज चाइना से लिया हुआ लोन, और वो भी किस पे, बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पर और कम समय में लौटाने की कंडीशन पर। पाकिस्तान की अगर कर्जे की बात करें तो चाइना का आउटस्टैंडिंग लोन है लगभग 14.5 बिलियन डॉलर्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन है 14 बिलियन डॉलर्स का, और वर्ल्ड बैंक से लोन चल रहा है 18.1 बिलियन डॉलर्स का। तो ऐसे में ये 3 मेन क्रेडिटर्स हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें। ठीक है, चाइना की तरफ से जो कंट्रीब्यूटर है लोन देने वाला वो है सेफ, जिसका नाम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसने पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है लगभग 7 बिलियन डॉलर का। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो है। अब देखो बात ऐसी है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दे रखा है, वर्ल्ड बैंक ने भी दे रखा है लोन, और चाइना ने भी दे रखा है। तो इसका मतलब ये तीनों कारण बनने चाहिए थे पाकिस्तान की बर्बादी के। आप चाइना का ही नाम क्यों ले रहे हो? इसका आंसर राइटर दे रहे हैं कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने 25 से 30 साल के टेन्योर के लिए दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट कितनी है? केवल 3%। अब 3% के ऊपर आपने ब्याज दे रखा है। 3% कैसे कैलकुलेट हुई? एक तो लिबोर प्लस 0.6%। लिबोर आपको पता है लंदन इंटरबैंक एक्सचेंज रेट होती है ये। इसमें क्या है कि इंटरनेशनली जो भी लोन दिया जाता है उसके लिए बेस रेट है, ये कम से कम उतनी इंटरेस्ट रेट तो लगेगी, बाकी एडिशनल और लग सकती है। तो एडिशनल कितनी लग रही है? अगर एडीबी वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने लोन ले रखा है तो 0.6%। नेट कितना आ रहा है? हम हमारे हिसाब से देखें 3% ब्याज देना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ चाइना से जो लोन लिया हुआ है उस पर लिबोर प्लस 2.75 से लेकर के 3% तक ब्याज चल रहा है। इफेक्टिव कितना आ रहा है? 5.5 से 6%। तो मरने के काम तो यहीं कर दिए। और दूसरी चीज, जहां पर एडीबी वर्ल्ड बैंक ने 25 से 30 एडीबी और वर्ल्ड बैंक ने 25 से 30 साल के लिए टेन्योर के लिए लोन दिया है, यहां 1 से 3 साल के लिए लिया हुआ है, और वो भी 5.6 से 6% तक। हालत खराब हो जाएगी अच्छों की। ठीक है ना? तो ये है सिनेरियो, बिना सोचे समझे बस दे दो, बस दे दो। अरे इनका क्या दिमाग रहा कि जैसे यूएसए ने पैसे फेंके थे ना दबा करके कि हाँ भाई तो टेररिज्म को रोक, और पाकिस्तान को फंडिंग मिलती रही, तो यही सोच लिया बोला चाइना भी ऐसे ही पैसा देगा। पर चाइना ने पैसे दिए तो सही, पर चाइना ने
अपनी हिसाब किताब की बुक खोल रखी है, ठीक है ना। यहां पर चाइना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर के इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर यूएस जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर के इन्वेस्ट कर रहा था कि कैसे भी करके टेररिज्म को खत्म करना है, फंडिंग लगे तो लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? तो ये उधारी है, वो फंडिंग थी। तो दोनों में वो एक तरीके से दान था कि तू काम कर रहे यार, कैसे भी कर सल्टा इस बीमारी को। पर अभी पाकिस्तान इसी वजह से फंसा पड़ा हुआ है, और मेन जो प्रोजेक्ट है वो आपको पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन एक ही है, चाइना को इन्वॉल्व करो नेगोशिएशंस में, कि एक तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर और रीपेमेंट का जो पीरियड है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर। सेम चीज श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार को करनी चाहिए। ये हमारे पड़ोसी देश इंडिया को काउंटर करने के चक्कर में इंडिया का एक नया ऑप्शन लेकर के आ रहे थे कि इंडिया बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है, बर्बाद हो गए ये तीनों चारों देश। म्यांमार का तो चलो ठीक है कि चाइना के साथ ऑलरेडी था, बट मालदीव्स ने भी इसी तरीके से रिटेलिएट किया जब अब्दुल्ला यमीन की सरकार चल रही थी। श्रीलंका, जो महिंदा आज के टाइम पे तो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है महिंदा राजपक्षे को, पर महिंदा राजपक्षे जब प्रधानमंत्री था तो पूरा चाइना को, मतलब चाइना की गोदी में जाके बैठ गए थे, कुल मिला के बात ये। और पाकिस्तान का भी सेम सिनेरियो रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके सामने यही क्राइसिस है। तो चाइना का जो था ना डेट ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट, वो परफेक्टली एक्सपोज्ड हो चुका है, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो चाइना के डेट ट्रैप में पाकिस्तान का फंसा रहना शॉर्ट टर्म के लिए बड़ी अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसको? ब्याज के तौर पे चाइना को। और जब पाकिस्तान का पैसा उधर जाता रहेगा ना, तो फिर वो फंडिंग अपने इनको, मिलिट्री को और इनको नहीं दे पाएगा। तो इंडिया थोड़ा सा आराम से बैठा रहेगा, टेंशन नहीं अपने को, क्योंकि दाम होंगे तभी तो खर्च करेगा। दाम कहाँ जा रहे हैं? सारे चाइना के पास में ब्याज के तौर पे। पर दूसरा एक अगर देखें तो इस तरीके से अगर चाइना की इस पकड़ के चलते अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो चाइना फिर हमें दो तरफ से घेर सकता है। वो एक लॉन्ग टर्म की बात है, जो कि अभी तक तो दिखता नहीं है कि किसी कंट्री को कोई ऐसे कैप्चर कर ले पैसे के नाम पे। पॉसिबिलिटीज नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि फिर पाकिस्तान भी तो चक्कर काट रहा है ना आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास में कि यार पैसे दे दो कुछ और, जिससे कि हम चाइना का मुंह बंद कर दे, है कि नहीं। तो कैसे ऐसे करके चाइना को कंटेन करने के लिए और भी कंट्रीज हैं, रीजनल पावर्स में इंडिया भी है कि नहीं। और इवन पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट्स भी रिलीज हुए हैं कि इंडिया के साथ हमें एंगेज करने की जरूरत है कि नहीं। तो वो चीज़ें ऐसे ही नहीं आ रही है, बड़ी मुश्किलों से आ रहा है पाकिस्तान भी अपनी लाइन पे। पर वही चीज़ें, टेररिज्म एक अपने आप में की इशू है, वो जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, हमारी गवर्नमेंट का सीधा सा रेजोल्यूशन है कि भाई आप ट्रेड और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं कर सकते हमारे साथ, ठीक है। तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है। फिलहाल तो सिनेरियो जो है वो हमने समझा। और ये जो लास्ट आर्टिकल है, ये अग्निपथ स्कीम में जो इश्यूज हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि कैसे भी करके अग्निपथ स्कीम को जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके इन कंसर्न्स को एक बार एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या क्या कंसर्न्स हैं वो देखते हैं। पहला तो ये कि सिक्योरिटी सिचुएशन को हमें एक बार देखना होगा। नॉर्दर्न साइड में चाइना, वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, और दूसरी तरफ इंटरनली हम टर्बुलेंस में हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना 2.5 फ्रंट। तो 2.5 फ्रंट पे हमारे साथ इश्यूज हैं। तो बोले ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं था जिस टाइम पर आप डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूटमेंट को लेकर के इस तरीके के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो। थोड़ी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, तब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, क्योंकि एकदम से रेडिकल चेंजेस लाना कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करता है, जो कि आर्मी में इनमें जाना चाहते हैं। दूसरा ये कि प्रेजेंट फॉर्म में जो स्कीम लाई गई है ये सूटेबल है केवल आर्मी के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं है। क्यों? आर्मी में जो आप न्यू टेक्नोलॉजी इंड्यूस करना चाहते हो, वो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग देने में आपको जोड़ नहीं आएगा। 6 महीने में ट्रेनिंग दे करके तैयार कर लोगे। पर नेवी और एयरफोर्स में जो लोग जाते हैं ना, पहले उनकी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, 5 से 6 साल का तो टाइम उनको लगता है जो बेसिक चीजें हैं उन पर कमांड बनाने में। भाई फाइटर जेट उड़ाना है किसी को, मान लो एयरफोर्स में तो वही काम होगा मेनली। अब फाइटर जेट उड़ाना है उनको, तो उनके लिए पहले उस फाइटर जेट पर एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर के न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। एग्जैक्टली नेवी पे तो बोला आर्मी के लिए इंप्लीमेंट करो शुरुआत में आप। तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि आपने इतना जल्दबाजी में पूरे देश में एक हॉलिस्टिक मैनर में इंप्लीमेंट किया, एक बार इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट करके फीडबैक लेकर के जो कमियां थी उनको करेक्ट आउट करके इंप्लीमेंट करते। ऐसे करके बोले ये 3 कंसर्न है, इन तीनों को एड्रेस करो। और चौथा कंसर्न क्या बोला जा रहा है कि भाई पिछला एक्सपीरियंस जो है ना हमारा, वो इतना अच्छा नहीं रहा है कि
एक्स सर्विसमैन जब अपनी आर्मी की सर्विस या डिफेंस सर्विसेज को कंप्लीट करके रिटायर होकर के आते हैं और जब वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। तो बोले ऐसी परिस्थितियों में होम मिनिस्ट्री ने कमिट तो कर दिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% के लगभग हम इन अग्निवीरों को रिजर्वेशन दे देंगे, पर सवाल यह है कि इसके पीछे क्या गारंटी है कि वो रिजर्वेशन पक्की देंगे। इसके लिए एक पार्लियामेंट का एक्ट आना चाहिए, जैसे कि यूएस में एक जीआई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है यूएस कांग्रेस में, बोले एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमारे यहां पर भी कानून आना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने कमिट किया है जिन पॉइंट्स पे कि हाँ अग्निवीरों को यहां बेनिफिट मिलेगा, वो उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी हो जाए। तो करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो फिर बाद में जुडिशरी वहां पर अवेलेबल हो। तो इस तरीके से जो चीज आप करना चाहते हो उसको इन प्रोसेस के हिसाब से करो, और साथ में एक प्रॉपर लेवल पे डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, तब जाकर के एक इंक्लूसिव मैनर में आप रिफॉर्म्स ला सकते हो, राइट। तो ये था पूरा मुद्दा, क्या कंसर्न्स थे वो हमारे और ऐड हो गए हैं आगे। इसे यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म है। थैंक यू वेरी मच।